नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे सरकार सख्त अर्बन नक्सल गैंग पस्त की। उत्तराखंड की राजनीति में अब अर्बन नक्सल गैंग की एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान से सियासी गलियारे में भूचाल मच गया है। मुख्यमंत्री धामी ने एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा कि राज्य में अर्बन नक्सल गैंग ने जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया, लेकिन हम षड्यंत्रकारियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री धामी ने एक सार्वजनिक मंच से दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन कुछ अर्बन नक्सल गैंग के लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की राजनीति में विपक्षी बयानबाजी से ज्यादा खतरनाक अर्बन नक्सल गैंग की सक्रियता हो गई है। सीएम धामी ने कहा कि इस मानसिकता वालों को अब सरकार न तो बख्शेगी, न चुप रहेंगे और न ही इन चेपेचरों को खुला मैदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, जिन लोगों को जनता ने नकार दिया वो प्रदेश के युवाओं और बच्चों के कंधों पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं। वहीं विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस बयान की कड़ी शब्दों में आलोचना भी की है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजनीति में अब अर्बन नक्सल गैंग की नई एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक मंच से अर्बन नक्सल गैंग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अर्बन नक्सल गैंग के लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार ऐसे लोगों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। दरअसल प्रदेश के युवाओं को नौकरियां देने के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से संबोधन में कहा कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है और आगे भी लेती रहेगी। और इसी संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले में 8 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के पीछे अर्बन नक्सल गैंग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए संकल्प के साथ काम कर रही है, लेकिन कुछ अर्बन नक्सल गैंग राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का काम कर रहे हैं और सरकार उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद जब मीडिया ने उनसे अर्बन नक्सल गैंग को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विकास के विरोधी हैं और अनावश्यक रूप से इन कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर उस अर्बन नक्सल गैंग को भी चेता देना चाहता हूं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। पर मैं आज इस मंच से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में इन षड्यंत्रकारियों के मंसूबे किसी भी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, हम सब लोगों को कुछ करना पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जितने भी कानून उत्तराखंड में लाए गए, खास साथ कानून था, एक शक्ति तो है जो उस कानून को भी दूषित करने का काम कर रही है। एक व्यक्ति कई जगह फॉर्म भरता है, मोबाइल नंबर पहुंचाता है, उसके बाद पेपर को बाहर करता है। आखिरकार इतने सख्त कानून के बाद भी इस प्रकार के हरकतें किसी षड्यंत्र के साजिश ही नजर आती है। और इस प्रकार का जब कानून के खिलाफ चीजें खड़ी करते तो अर्बन नक्सली इसी को कहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अर्बन नक्सल गैंग के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है।
कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि बीते कई वर्षों से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। सभी जांच एजेंसियां भी इनके पास हैं। अगर सच में उत्तराखंड में कोई अर्बन नक्सल गैंग सक्रिय है तो मुख्यमंत्री को सबूतों के साथ जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान केवल राजनीतिक एजेंडा को साधने की कोशिश है। बीजेपी का काम ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को असल मुद्दों से भटकाना है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पुराने आरोप दोहराते हुए कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार नए शब्द गढ़ती है। पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद और अब अर्बन नक्सल, ये सब जुमलेबाजी है। धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, चाहे वह रोजगार, कानून व्यवस्था या महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो। मुख्यमंत्री अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें खुलकर ये बताना चाहिए कि आखिर ये अर्बन नक्सल कौन है और कहां सक्रिय है। धामी जी को कुछ नहीं सूझता। प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार, ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार, 47 विधायकों वाली आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, और आपके पीछे हाथ धोकर जिहादी और नक्सली पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आपकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, आपका सरकारी और सूचना तंत्र ठीक नहीं है। ये सारे थूक जिहाद वाले, नकल जिहाद वाले, लैंड जिहाद, लव जिहाद वाले सारे आपके ही कार्यकाल में कैसे पैदा हो गए अचानक उत्तराखंड के अंदर? कभी आज से पहले, आपके कार्यकाल से पहले हमने नहीं देखा खाने में थूकते हुए किसी को, हमने नहीं देखा नकल जिहाद करते हुए किसी को। 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं जो है, प्रश्न पत्र लीक हो गए और वो आपके लोग संलिप्त हैं, उसमें सारे जिहादी हैं। इसका मतलब हमेशा सरकार के अच्छे कामों की सराहना करता है, लेकिन जब जब कैसी ऐसी बातें जब सरकार के आदमी बोलते हैं तो बहुत दुख होता है। इससे पहले जो महेंद्र भट्ट जी हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब हमारे आंदोलनरत जो नौजवान थे उनको मायावादी बोला, उनको सड़क छाप की गालियां दी, और ये बीजेपी का एक आम बात हो गई है कि वो आम जनता को अब कुछ नहीं समझता है। यहाँ तक कि जो प्रदेश के मुखिया के शब्दों में अर्बन नक्सल जैसे शब्द आ रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है और उत्तराखंड क्रांति दल इसको कभी सहन नहीं करेगा और इसके लिए जो है उग्र आंदोलन करेगा। अगर वो अभी भी इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे तो इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल उनका जवाबदेही जरूर करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अर्बन नक्सल गैंग पर दिया गया ये बयान अब उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस छिड़ गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार विकास के रास्ते में किसी को भी रुकावट बनने नहीं देगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस बयान पर विपक्ष का क्या रुख नजर आता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में अंकेश भंडारी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ में कांग्रेस से आशीष सैनी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत आशीष सैनी जी के साथ ही कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अर्बन नक्सल को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कौन है। अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, उनसे हम जरूर जवाब जानेंगे, लेकिन सीएम धामी के इस बयान के बाद विपक्ष जरूर काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक हमेशा का शगल हो गया है कि जब भी वो किसी काम में नाकाम होते हैं या उन पर सवाल उठते हैं तो वो जिहाद सब जरूर जोड़ देते हैं। जिहाद सब जोड़ते ही भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए जो उनके मतदाता हैं वो उनसे सवाल पूछना तत्काल बंद कर देते हैं, और यदि विपक्ष के लोग सवाल करेंगे तो वो उनको जिहादी घोषित कर देंगे। इन्होंने अभी कहा कि पेपर लीक मामले में अर्बन नक्सल का रोल है। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, वो तो बड़े पद पर बैठे हैं, पूरा शासन तंत्र उनके हाथ में है, इंटेलिजेंस से लेकर LIU पुलिस सब उनके पास है। तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि अर्बन नक्सल वो किसे कह रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री जी के मोबाइल में कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो गया है जहां सुबह सुबह नागपुर से चला हुआ कूड़ा आकर इकट्ठा होता है और वो मुंह उठाकर कुछ भी बक दे रहे हैं। एक राज्य जो सीमांत है, चीन से जुड़ा हुआ है, नेपाल से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसे राज्य के रूप में विकसित है जो अभी 25 साल जिसे हुए हैं और अभी अपनी लड़ाई लड़ रहा है अपने आप को विकसित बनाने की। तो ऐसे राज्य का मुखिया यदि इतनी हल्की और गब और बकवास बातें करेगा तो उसका कोई लॉजिक नहीं रह जाता। वास्तव में बहुत बड़ा गंभीर शर्म का विषय है कि राज्य के मुख्यमंत्री को इस प्रकार की बातें सूझ रही है।
वो जब वो कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी का फेलियर है। इसका मतलब वो इस पद पर बैठने लायक नहीं है, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। पेपर लीक मामले में जब सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो विपक्ष के आरोप के अनुसार और जो लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो हाकम सिंह हो, चाहे वो खालिद हो, या कोई और व्यक्ति भी हो, तो उनकी जो पकड़ है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है। इसीलिए सीबीआई या एसआईटी ये अगर कोई जांच करते हैं तो इसमें इनको शामिल किया जाना चाहिए। इस अगर जांच का दायरा मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जांच के नाम पर केवल नौटंकी हो रही है। और ये जो जिहाद शब्द का इस्तेमाल ये कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से निकालकर, आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि मुख्यमंत्री अब इस पद पर बैठने के लायक नहीं रह गए हैं। अब वो थक चुके हैं, उनके पास शब्द खत्म हो चुके हैं, उनके पास काम करने की जो शैली है उनकी वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जब वो आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, बढ़िया भाषण देंगे, लेकिन जब आपदा आएगी तो कोई प्रबंधन नहीं होगा। जब वो यात्रा मैनेजमेंट की बात करते हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या पर्यटकों की यात्रा हो, वहां अगर फेलियर होता है तो फिर उसे जिहाद घोषित कर देते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री अब चारों तरफ से फेल हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वो उनकी स्थिति ऐसी नहीं रह गई है कि वह इस पद को संभाल सके। अब ये इससे पहले कि ये उत्तराखंड के नीतीश कुमार घोषित हों, इनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, नहीं तो पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए कि इनको हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को लाए, क्योंकि अब इनके पास कहने, करने और बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। इसीलिए इसीलिए इन पर अब सवाल उठने लगे हैं। और नकल वाले मामले को लेकर देखें, या स्वामी रामदेव को जिस तरह से जमीन अलॉट कर दी इन्होंने, या और भी कोई ऐसे मामले देखेंगे, तो वास्तव में ना तो उद्योगों को ला पाने में सफल हो पा रहे, ना नागरिकों को न्याय दे पाने में सफल रहे, ना ही उत्तराखंड के जो सपने थे एक राज्य को लेकर, उस राज्य के उस सपनों के अनुरूप एक सिंगल काम भी ये कर पाने की स्थिति में अब नहीं है। कभी एक केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में खोलने लगते हैं, फिर उसी को बंद करके उसका श्रेय खुद ही ले लेते हैं। तो आज स्थिति इनकी बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप ये देखेंगे ट्रिपल एससी मामले में भी जिस तरीके से इन्होंने सीबीआई जांच के आदेश देने में पहले तो देरी लगाई, और जब उसका जांच कर दी तो अपनी ही पीठ थपथपाई, कहा कि मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो आंदोलनकारी छात्रों से मिलने गया। महाराज, आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पेपर लीक कराने में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और रही बात सरकारी नौकरियों की, पहले ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं जो संविदा की नौकरियों को भी, जो 11-11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसे भी सरकारी नौकरी बताकर अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 1800 करोड़ रुपए से अधिक पैसा उत्तराखंड राज्य की जनता का उन चैनलों में बांट दिया जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, और उत्तराखंड के लोग उन चैनलों को जानते तक भी नहीं है। और इस तरह से अगर उत्तराखंड में संगठित लूट के पहरेदार अगर मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे, तो ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय और प्रदेश के लिए शर्म की बात है। चलिए लौटते हैं आपके पास में। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं। युवाओं और बच्चों के कंधों के सहारे अब सियासत प्रदेश में शुरू हो गई है, कितना ठीक है? एक तरफ उत्तराखंड 25 सालों का लगभग होने को है, लेकिन दूसरी ओर अभी भी कई सारे सवाल हैं जो जस के तस बरकरार है। लेकिन युवाओं बच्चों का सहारा मुझे सबसे खराब लग रहा है। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे? और सीएम धामी का ये जो बयान है, इससे विपक्ष की नाराजगी जो सामने आई है वो कितनी जायज है? देखिए गरिमा, हाल के दिनों में अगर विश्व परिदृश्य देखें तो छात्र और युवा एक बहुत बड़ी ताकत है। नेपाल का जो सीन है वो अभी हमारे सामने है, और अभी कल परसों ही साउथ अफ्रीकन देश मेडागास्कर में भी जो जन जेड है, युवा है, उन्होंने सरकार का तख्ता पलट दिया। तो लगभग तमाम जगह, अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा है, या फ्रांस में जैसे युवा निकल के आगे आए हैं, तो पूरे विश्व परिदृश्य की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में युवा और छात्र एक बहुत बड़ी ताकत है, और वही स्थिति उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में युवा और छात्र बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ी तादाद है इनकी। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो वोटर है वो 35 साल से कम आयु के हैं। 18 से 35 साल के बीच के जो युवा हैं वो सबसे बड़ी तादाद के वोटर भी हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी सरकार रहेगी या कौन सी नहीं रहेगी। और पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो युवाओं का झुकाव भाजपा की तरफ रहा है, जिसकी वजह से पिछले 2 चुनावों से लगातार भाजपा की सरकार बनी है। दूसरी तरफ हम देखें
कि इन्हीं युवाओं को अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैप्चर करने की तैयारी में रहती हैं। ये जो अभी आंदोलन, अभी हाल का आंदोलन जो हुआ, जो पेपर लीक हुआ और उसके बाद 8 दिन तक धरना प्रदर्शन युवाओं का चला, और जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी केवल ये श्रेय लेने गई कि वो युवाओं के साथ है, और कहीं ना कहीं भाजपा के जो नीति निर्धारक थे, रणनीतिकार थे, उनको ये लगा कि कहीं ये युवाओं का आंदोलन हमारे हाथ से फिसल के विपक्ष के हाथ में ना चलाया जाए, तो अंतिम तौर पर, अंतिम अस्त्र के तौर पर मुख्यमंत्री को वहां उतारा गया और मुख्यमंत्री ने उस आंदोलन के चलते सीबीआई जांच की बात कही, घोषणा की उस जगह पे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही, क्योंकि निश्चित तौर पर यह पीड़ा हर किसी के मन में है कि ये जो युवा है, कहीं ना कहीं ये युवा शक्ति, उसके बावजूद कि हमारे उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी जीत हुई, उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये शंका तमाम लोगों के मन में है कि कहीं ये युवा है, छात्र है, ये जो ताकत है, ये भाजपा के हाथ से फिसल के किसी और हाथ में ना चला जाए। तो कहीं ना कहीं जो इस आंदोलन के अगुवा थे, उन्हें मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है कि अर्बन नक्सलवाद का जो शब्द इस्तेमाल किया, वो उन लोगों के लिए किया जो इन युवाओं को कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। और देखिए, ये जो अर्बन नक्सल वाला जो सेंटेंस था मुख्यमंत्री का, ये इतनी तेजी से वायरल हुआ कि इस पर तमाम सोशल मीडिया में लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणी दी, अपनी अपनी राय रखी, और बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन भी किया। हालांकि बावजूद इसके कि बहुत सारे लोगों ने इस शब्द का विरोध भी किया, लेकिन समर्थन करने वाले भी बहुत थे जो इस चीज से नाराज थे कि ये युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और जब भी उत्तराखंड के अंदर अब कोई घटना दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं यही युवा चेहरे जो ये नेतृत्व कर रहे थे, यही उसके पीछे रहते हैं। तो कहीं ये जो चीज है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखिए शब्द एक हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ और है। वो कहानी ये कहती है, उसी को, उस जज्बे को बयां करने के लिए मुख्यमंत्री ने हो सकता है ये शब्द बोला हो, और इसके बहुत सारे पक्ष विपक्ष आपके सामने भी आए होंगे, आप तमाम लोगों ने बाइट दी है, आपको अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें भी हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा, क्योंकि एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने, भाई ने बहुत सही बात कही कि हमारी सीमाएं नेपाल से, चीन से जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं जो नेपाल और चीन में स्थितियां हुई हैं, जो पिछले दिनों नेपाल में हुआ है, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ है, कहीं ना कहीं उसका असर हमारे प्रदेश में ना पड़े, ये एक चिंता मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की होनी चाहिए, पॉलिटिकल नेताओं की होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे हमारे हिंदुस्तान से लगी हुई चीजें हैं। और अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि अफगान लड़ाकों ने, जो तालिबान के लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान की सेना का क्या हाल करा, वो भी सबके सामने। तो कहीं ना कहीं ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, इनका असर भी युवाओं, छात्रों पर पड़ता है। तो उस चीज से बचने के लिए उत्तराखंड को सजग रहना होगा, और मुझे लगता है यहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सजग रहना होगा कि ये आंदोलन जो हो रहे हैं, ये कहीं विपरीत दिशा में ना चले जाए, कहीं विध्वंस की ओर ना चला जाए, उससे हमें सावधान रहना होगा। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। अंकेश भंडारी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। स्वागत सर आपका भी। अंकेश जी, अर्बन नक्सल गैंग शब्द का एक नया जो आगाज हो गया प्रदेश में, क्या वाकई इनकी मौजूदगी है या सिर्फ राजनीति के चलते ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है? जी गरिमा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रदेश में भी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, सबसे पहली तो ये बात है। और उनके पास जहाँ तक जांच एजेंसियां सारी उनके पास है। यदि कुछ इस तरह की बातें आती है कि कोई गैंग यदि वास्तविक रूप से, जिससे अर्बन नक्सल आप कह रहे हैं, यदि कोई एक्टिव है, तो आपके पास तो सारी एजेंसियां, आप जनता के सामने खुल करके सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ मुख्यमंत्री जी सामने आए। और दूसरी बात, जहाँ तक प्रदेश की बात है, प्रदेश का आज प्रत्येक युवा, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे जिले हो, ब्लॉक,
हर युवा जाग चुका है अपने हक और अधिकारों के लिए। यदि कोई सड़कों पर आकर के आप पहले तो उनके जो मौलिक अधिकार है, हकूकों का हनन कर रहे हैं आप। यदि कोई अपने हक और हकूकों के लिए सड़कों पर आए तो क्या आप उसे अर्बन नक्सलिस्ट कह देंगे? तो ये किस प्रकार की सोच सरकार की है और किस प्रकार की सोच ये है जो जनता पे थोपने का काम कर रही है? आप क्या कहना चाहते हैं उन लोग को? कभी आप आंदोलनकारियों को सड़क छाप कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि आपकी औकात है तो आप आइए, आप जिस तरह से, तो ये आप क्या दिखाना चाहते हैं? या तो ये तो सत्ता में बैठे लोगों को इतना अहंकार हो गया कि उनको हर जगह वही लोग नजर आ रहे हैं, या फिर वो इस तरह से इस कदर डर गई है कि उसकी जो बौखलाहट है 27 के लिए, या तो वो उस तरीके से दिख रही है। क्योंकि जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बड़े सोच समझ करके कर रही है, उत्तराखंड में नित्य नए दिन जो है जिस प्रकार के नए शब्दों की रचनाएं की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो है हर मोर्चे पे एक तो पहले विफल है, चाहे वो कानून व्यवस्था है, या फिर वो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, या फिर वो आपकी स्वास्थ्य लचर व्यवस्था को पूरे प्रदेश में आप देखिए तो स्वास्थ्य की जो आज सबसे लचर व्यवस्था है उसको लेकर के आप देखिए ना, आप चौखुटिया में देखिए कितना बड़ा जन आंदोलन लोगों ने शुरू किया। पिलखी में इससे पहले पिलखी में पिछले उसमें आपने देखा होगा कितना बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ था। गैरसैंण में आपने देखा होगा कि गरिमा जी किस तरह से एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद हजारों लोग सड़कों पर आते हैं। और पिथौरागढ़ में पिछले कहीं हल्द्वानी में आपने देखा एक 7 वर्षीय जो बालिका थी उसके साथ जो कुकृत्य हुआ था उसको लेकर के लोग कितने दिनों तक वहां पर आंदोलित थे। इन तमाम चीजों को देख करके मुझे लगता है कि जो सरकार आज, यदि सरकार को लग रहा है कि हमारे खिलाफ कोई माहौल बनना, तो आप उसको जो है एक नया संज्ञा देने की तरफ लगे हुए। यदि कोई अपने अधिकारों और हकों की बात उठाएगा तो क्या आप उसे अर्बन नक्सलिस्ट कह देंगे? कभी आप नकल जिहाद, जो युवा वहां पर जो है 7-8 दिनों से आपने देखा गरिमा जी किस तरह से अपने हकों के लिए परेड ग्राउंड में बैठे थे, और उसके बाद सरकार को मजबूरन घुटनों पर आकर के जो है कि उनके बीच आना पड़ा। और आप देखिए ये बौखला, ये वो चीज है जब जनता जागती है तो वो हर तरह से हर वो चीज लेना जानती है। आपको सिर्फ और जनता ने बनाया, 3/4 बहुमत देने के बाद जनता ने आपको सत्ता पे पहुंचाया है। और आपने उन 8 वर्षों में आप देखिएगा तो उन 8 वर्षों में जनता ने खुद को अपने को ठगा हुआ महसूस किया। अब जनता जब त्रस्त थी अपने हकूकों के लिए, आज वो किस तरह, आप देखिए ना पहाड़ों में देखिए जो खेत खलियान है, जंगली जानवरों ने किस तरह से आतंक मचाया हुआ है। आए दिन आप देख रहे समाचार मीडिया पत्रों में कि भालू ने आतंक मचा करके लोग अब तो जहां तक घर तक पहुंच गए, मवेशियों पर भी आक्रमण हो रहा है, मवेशियों के साथ साथ लोगों पर भी देखिए आप किस तरह से अटैक हो रहे हैं। तो इस तरीके की जब व्यवस्थाएं आप जिनके लिए आप जनता ने आपको चुना था, जिन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, बनाने के लिए, उनके प्रति आप जब अपनी जवाबदेह नहीं समझते हैं तो जनता को सड़कों पर मजबूरन आना पड़ेगा। और जब जनता अपने हकूकों के लिए सड़कों पर आती है तो आप उनको जो है इस तरह की शब्दावली का उपयोग करके उनके मनोबल को गिराने का काम करते हैं। आप ये बताइए, आप पहले तो कभी आप उन आंदोलनकारियों को माओवादी कह देती है, क्या वो माओवादी हैं? यदि आप बिल्कुल, देखिए आपने साफ तौर पर यही कहा कि जो वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया, और यही वजह है कि देखिए युवाओं के सहारे की भी बात सामने आई। चलिए लौटेंगे आपके पास, वापस से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। वापस से चर्चा की शुरुआत करेंगे, उसके बीच बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, पहला उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से खबर, बिहार चुनाव में यूपी सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भाजपा ने यूपी के मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई।
अलग अलग विधानसभा सीटों पर जिम्मेदारी दी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दयाशंकर सिंह, सतीश शर्मा को जिम्मेदारी दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी दिल्ली से। दयाशंकर सिंह, सतीश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। दिनेश प्रताप सिंह, स्वतंत्र देव सिंह को भी जिम्मा दिए जाने की बात सामने आई है। सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर मिश्रा को भी जिम्मेदारी। लगातार बिहार के दौरे पर हैं यूपी सरकार के कई मंत्री। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव में यूपी सरकार के कई मंत्रियों की ड्यूटी। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव में यूपी सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी। दिनेश प्रताप सिंह, स्वतंत्र देव सिंह को भी जिम्मा दिए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्श सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, लगातार बिहार के दौरे पर यूपी के कई मंत्री भी हैं और साथ ही साथ कई मंत्रियों की ड्यूटी बिहार चुनाव में लगाए जाने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या साझा करना चाहेंगे? संगठन है उसने जो है भाजपा के जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं उनको ड्यूटी लगाई है और एक एक विधानसभा सबको अलॉट की है। तो मुख्यमंत्री हालांकि 2 बार जा चुके हैं, फिर मुख्यमंत्री दोबारा जाएंगे, लेकिन केंद्रीय जो संगठन है उन्होंने लिख के भेजा है उत्तर प्रदेश संगठन को, इन मंत्रियों को जिनके नाम वो देता केंद्रीय संगठन उनके नाम भेजे। तो अभी फिलहाल जो नाम आए हैं उसमें है जो है दयाशंकर और सतीश शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी। दयाशंकर सिंह को, दिनेश प्रताप सिंह को स्वतंत्र देव सिंह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मिश्र, जिम्मेश और सारे के मंत्री हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहा गया है कि एक विधानसभाओं को आकर जाके पूरी तरह से देखें, भाजपा के अधिकृत सीट लाने का प्रयास करें। शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर, दयाशंकर सिंह, सतीश शर्मा को जिम्मेदारी दी जाने की बात सामने आई है। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में कई मेहमान जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हमारे साथ में हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। सेमवाल साहब, बहुत स्वागत आपका। सेमवाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? अर्बन नक्सल गैंग वाकई हकीकत है या फिर सरकार गढ़ने का प्रयास कर रही हो, और ये मुद्दा उठाकर सरकार आखिर चाहती क्या है? ये सीधे सीधे नक्सल गैंग ठहराना ऐसा ही है कि जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना, शुतुरमुर्ग जो है समस्या को देख करके भी सामने रेत में मुंह छुपा लेता है। तो ये सरकार का फेलियर है एक तरीके से कि चीजों को एड्रेस करने के बजाय उनको नकार देना। ये कभी जोशीमठ की समस्या होती है तो उनको जो है माओवादी बोल देते हैं, नकल लीग के मामला हुआ उसको नकल जिहाद बोल दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे शहर में देखा, उन्होंने कहा यार ये तो मुसलमान भी नहीं है, अब इनका क्या इलाज किया जाए, तो बोला ये अर्बन नक्सल हो गए। कि ताकि
चीजों को सिरे से नकारने की बात है। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज कभी ज्यादा इनको जो है बैकफायर करेगी तो हो सकता है फिर सरेंडर होकर के फिर बोल देंगे कि नहीं नहीं ये तो जेन जी है और देश के युवा हैं और हमारे कर्णधार हैं और भावी भविष्य हैं इस राज्य के। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की मनोवृत्ति के बजाय जो है अगर हम चीजों को ज्यादा सीधे एड्रेस करें तो राज्य की जो समस्याएं हैं वो ज्यादा जल्दी ठीक हो सकती है। और अगर बड़ी बात यह है कि अगर अर्बन नक्सल है, अगर वो नक्सलवादी है तो नक्सलवादियों के साथ क्या किया जा रहा है, झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह में जहां जहां नक्सलवादी वाले एरिया है वहां क्या सलूक किया जा रहा है, तो इनके साथ करके दिखाओ जरा। इनके साथ मुकदमा क्यों नहीं लगाते फिर इनके? एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई सड़क चलता हुआ आदमी बोल दे कि कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकता है, उसको माफ है। पर एक संवैधानिक पद पे बैठ करके एक जिम्मेदार आदमी अगर ऐसी बात कहे, मुझे लगता है उनको बात नहीं कहनी चाहिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उनको डीजीपी को आदेश देना चाहिए, उन्हें कहा ये नक्सली है इन्हें अंदर करो भाई। और हम भी कहेंगे, हम भी साथ हैं, अगर कोई नक्सली है वाकई आप जो कह रहे हैं, आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं, मुकदमा दर्ज करो, इनको अंदर भेजो। ये बाहर कैसे घूम रहे हैं नक्सली? लेकिन अगर केवल बातें हैं तो ऐसी हल्की बातों की हल्की बात मैं जिम्मेदार लोगों से उम्मीद नहीं करता। मेरा निवेदन है कि इस तरीके की चीजों से आप फेस सेविंग, आप जो है विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। आपको चीजों को डायरेक्ट एड्रेस करना पड़ेगा और उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर काफी देरी से आप जुड़े, कई हम लोगों की ओर से बड़ी बातें कही गई। अर्बन नक्सलवाद को लेकर या इस गैंग को लेकर देवभूमि में दंगल शुरू हो गया है और कई लोगों का तो ये कहना है कि सिर्फ इस टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसके लिए युवाओं का सहारा लिए जाने की कोशिश हो रही है। और जो बयान सामने आया उसके बाद विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, विपक्ष का तिलमिलाना एक अलग विषय हो सकता है, उसका राजनीतिक विषय हो, लेकिन कहने में और समझने में कहीं ना कहीं अंतर आ। उत्तराखंड हमारा एक पर्वतीय राज्य है, सीमावर्तीय राज्य है और यहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन से आतंकवादी घटनाओं या शरण स्थली के रूप में पहले भी ये कई मामले सामने आ चुके हैं और उसके बाद प्रदेश को डिस्टर्ब करने की दृष्टि से जो एक नक्सलवाद का जो चेहरा है वो तो पूरे देश में काम कर रहा है। सवाल उत्तराखंड का नहीं है, लेकिन उसे कामयाबी कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती, उसके लिए सेंसिटिव जोन कौन सा है, कहाँ वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग लोगों को बरगला के, युवाओं को बरगला के अपनी मूवमेंट्स को स्टार्ट करे। जैसे स्लीपर सेल्स भी तो होते हैं ना, तो किसी होने वाली घटना या भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से पहले से तैयारी कर लेना, और एक तो तैयारी गुप्त रूप से होती है, वो हमारी सभी एजेंसियां करती हैं सब कुछ, लेकिन राजनीतिक लोगों के मुख से कई बार वो चीजें इस भाव में निकल आती हैं कि उसके राजनीतिक अर्थ तलाशे जाने लगते हैं। विपक्ष उसमें अपनी राजनीति का मौका ढूंढना शुरू कर देता है। बेहतर ये होगा कि सुरक्षा की दृष्टि से और उत्तराखंड की भविष्य की शांति की दृष्टि से, कि शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना किया जाए, यहाँ की संस्कृति डिस्टर्ब ना हो, तो हम उस परिपेक्ष में देखें कि आज भले ही वो नक्सलवाद की आहट है तो उस आहट के साथ ही हम चौकन्ने हो जाएं और भविष्य में उससे सुरक्षा की दृष्टि से अपने नागरिकों को भी अवेयर करें और अपने आप भी अवेयर रहें, ना कि उसमें राजनीतिक निहित तलाशने शुरू कर दें। क्योंकि हम सब उत्तराखंडी हैं, हम सबको अपनी धरती से प्यार है और हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड जैसा सीमावर्तीय राज्य भविष्य में किसी भी ऐसी अनदेखी या अनहोनी ऐसी घटना का शिकार हो जो निश्चित तौर से आज जिनसे पूरा विश्व शिकार जिसका हो रहा है। अमेरिका जैसे देशों में अराजकता का माहौल है, तो हम तो फिर विकासशील देश हैं, यहाँ तो बहुत सी चीजें, बहुत से पॉइंट ऐसे हैं, बहुत से सेंसिटिव जोन हैं, बहुत नाजुक तौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और इसके राजनीतिक निहित नहीं निकालने जाने चाहिए कि आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए अपनी माटी और अपने प्रदेशवासियों को तैयार करना और सुरक्षा की दृष्टि से जागरूकता के इन चीजों को उसी मद्देनजर देखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। आशीष जी भी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, अरुण जी का हम रुख करना चाहेंगे। अरुण जी, जपेंद्र जी के जवाब से आप कितना संतुष्ट नजर आए? और निश्चित तौर पर मैंने देखिए पहले भी कहा था कि हमारा प्रदेश बहुत संवेदनशील प्रदेश, और खासकर जिस तरह हमारे प्रदेश की सीमा
नेपाल और चीन से लगी हुई है, तो उससे हमें ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत कि कहीं ना कहीं जो हम माओवादियों का नाम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली माओवादी कोई वाद नहीं है, वो जो माओ तेस्तुंग थे चीन के, एक विचारधारा है, को फॉलो करते हैं, वो है? एक विचारधारा पर चलने वाले लोग, बिल्कुल वही है। हाँ। जैसे अगर हम बात करें तो 1925 में आरएसएस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी 62 में चीन युद्ध के बाद स्प्लिट हुई, उससे सीपीएम बन गई, उससे सीपीआई एमएल बन गया, नक्सलवादी अलग हो गए, मार्क्सवादी अलग हो गए, इस तरह की चीजें हुई। और उसके बाद आज भी अगर आप देखें तो यही जिनको आप माओवादी कह रहे हैं, ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन के साथ। अगर आप वो भी देखें कि वहां वो महागठबंधन के साथ शामिल है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, अब अलग अलग प्रदेशों में भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन और उसी तरह छत्तीसगढ़, और अगर हम दूसरे वो देखें प्रदेशों में, तो वहां केंद्रीय पुलिस बल, राज्यों के पुलिस बल उनके खात्मे की तैयारी में लगे हैं। अभी कल ही 1.5 करोड़ का कोई नक्सलवादी पकड़ा गया है, बहुत सारे नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और सॉरी, जहां तक हमारे प्रदेश की बात है, हमारे प्रदेश में इक्के दुक्के मामले आज तक आए हैं, मुझे याद है, और उसके अलावा आज तक माओवादियों की कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन अगर कहीं है तो खुलकर बोलना चाहिए, और वो चिंता का विषय भी है पूरे प्रदेश के लिए अगर है। लेकिन देखिए, ये गुप्तचर एजेंसियों का काम है, ये पुलिस का काम है कि वो ऐसे लोगों को धरपकड़ करे और उनको समाज से अलग ले जाए, और उनकी जगह समाज के अंदर नहीं जेल में होती है। तो ये स्थिति है। अगर मुख्यमंत्री ने कहीं किसी चीज की तरफ इशारा किया है तो उसके निश्चित तौर पर उसकी तह तक जाना चाहिए कि आखिर उनको ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो छात्र युवा आंदोलन मुख्य धारा से थोड़ा सा अलग जा रहा था, उसको देखते हुए उसके नेतृत्व के लिए मुख्यमंत्री ने ये शब्द इस्तेमाल किए। जी गरिमा। ठीक है सर। अंकेश जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। अंकेश जी, जपेंद्र जी ने जो कहा कि इस चीज को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और विपक्ष को लेकर उन्होंने अहम बातें कही हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? यूकेडी का क्या मानना है? देखिए गरिमा जी, जहाँ तक मेरे साथी ने कहा, पहले तो बात ये शब्द की आवश्यकता पड़ी क्यों और शब्द को लाने की आवश्यकता पड़ी क्यों। सबसे पहला बात तो ये है, युवाओं की बात है। युवा जो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे, तो उसके लिए तो आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। अब आप दोगे नहीं कुछ बिना उसके, तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। और जब आवाज उठाएंगे तो क्या आप उसके लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करोगे? और यदि आपके पास यदि कोई वास्तविक रूप से अर्बन नक्सलिस्ट हैं, तो सरकार के पास तो, जैसे पूर्व में भी कहा मैंने, सरकार के पास तो सारा शासन तंत्र पड़ा हुआ है। आप ढूंढिए ना, आप उस चीज को बताइए, ये है, ये व्यक्ति है, या ये है, ये चीज, उसको डालिए आप जेल के अंदर। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ये सिर्फ काल्पनिक और पूर्वाग्रह से की गई बात। अंकेश जी, माफी चाहते हैं, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी गुजरात से सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको हम गुजरात से बताते हैं, जहां पर गुजरात में सभी मंत्रियों का इस्तीफा। गांधीनगर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सभी मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा, सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों का इस्तीफा। बड़ी राजनीतिक उलटपलट, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी मंत्रियों का इस्तीफा, सभी मंत्री राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्रियों के इस्तीफे की वजह हालांकि अब तक सामने नहीं आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। गांधीनगर से बड़ी जानकारी, गुजरात में सभी मंत्रियों के इस्तीफे की बात सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि सीएम को छोड़कर सभी का इस्तीफा सामने आ सकता है और सभी मंत्री राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मंत्रियों के इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई। गुजरात में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों का इस्तीफा, सभी 16 मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए और कल बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इस दौरान अहम लोगों की मौजूदगी रहने वाली है। अमित शाह मौजूद रह सकते हैं, जेपी नड्डा मौजूद होंगे। मंत्रियों के इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। गांधीनगर से बड़ी खबर, गुजरात में सभी मंत्रियों का इस्तीफा,
सीएम को छोड़ सभी मंत्रियों का इस्तीफा सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सभी मंत्री राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकेश जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, माफी चाहेंगे, आपको रोकना पड़ा था। जी गरिमा जी, मैं ये कह रहा था कि बात जो पूर्वाग्रह से जो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की बातें करी है, तो मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना बात की है। यदि आपके पास कोई तथ्यात्मक बातें हैं या सबूत है आपके पास, तो सारा शासन प्रशासन तंत्र है, आप उनको लगा दीजिए उनके पीछे। आपके पास लोकल इंटेलिजेंट आपके पास है, एलआईयू आपके पास है, यहाँ तक कि सेंटर की एजेंसियां भी आपके पास हैं, सारी चीजें सेंटर में भी आपकी सरकार है। यदि आपको लगता है कि राज्य की एजेंसी इस काबिल नहीं है, उनके पास इतनी दक्षता नहीं है, तो आप सीबीआई को भी लगा सकते हैं। उसके पीछे सेंटर की जो भी एजेंसियां हैं उनको आप लगा सकते हैं। आपके पास एनआईए है, इस तरीके की एजेंसियां आपके पास बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं। तब उसके बाद भी आप इस तरह के बातें कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आप इस प्रदेश की जो जनता है उसको अपनी जो असफलता है, जो आपकी फेलियर है, उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं आप भ्रमित करने का एक काम कर रहे हैं। जिस तरीके से जो अभी तक हमें लगा, जिस तरह से सरकार के द्वारा पूर्व में भी आपके जो दायित्व जो उस पदों पर बैठे हैं, जिन लोगों से हम इस तरीके की उम्मीद नहीं करते कि वो इस तरह के बातें बोलेंगे या इस तरह के बयान देंगे। जिस तरह महेंद्र भट्ट जी, आप उनकी देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आंदोलनकारियों को सड़क छाप तक बता दिया। कभी आप माओवादी की बात करते हैं, कभी आप कुछ और बातें करते हैं। तो इस तरह से जनता को बरगला करके या प्रदेश की उन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो आपके द्वारा पिछले 8 वर्षों में जो आपकी असफलता रही, हर एक उस पे, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हो, कानून व्यवस्थाओं को लेकर हो, शिक्षा के बुरे हाल को लेकर के हो, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हो, चाहे बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के हो, आप अपनी उन नाकामियों को, पिछले 8 वर्षों की जो नाकामियां हैं, असफलताएं हैं, उनको छुपाने के लिए नित्य नए दिन आप नए नए शब्दावली का प्रयोग करके इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। और जो दिख भी रहा है आपके उसमें, क्योंकि आप हर दिन नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जो लगता है मुझे कि 2027 के लिए आप एक मुझे लगता है कि चुनावी माहौल बनाने का आप जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी बौखलाहट साफ साफ दिखती है, आपके शब्दावली। आप चलिए, अब जपेन जी से हम जवाब लेते हैं। आपने कहा चुनावी माहौल बनाने का प्रयास है, अपने काम को बताते, लेकिन आप जनता को गुमराह करके इस तरह के शब्दावली बना करके कभी हिंदू मुस्लिम का वो एक एंगल, धार्मिक एंगल बनाने का प्रयास करते हैं। कभी आप किसी वो असफल नहीं होता तो आप दूसरे तरफ आप जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से प्रदेश नहीं चलने वाला है। चलिए, अब जपेन जी मौजूद है, जपेन जी से हम जवाब लेते हैं। जपेन जी, चुनावी लिहाज से इस्तेमाल हो रहा है, कुछ नए टर्म्स इजाद किए जा रहे हैं, क्या ये सच है? क्या चुनावी दौर शुरू मान लें हम? गरिमा जी, हम तो अपने यूकेडी के युवा साथी के बयान को बहुत मगन होके सुन रहे थे जी। दुर्भाग्य इस प्रदेश का ये है कि हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की राजनीतिक सोच और राजनीतिक दूरदर्शिता का दंश सबसे पहले यूकेडी ही भुगत रहा है। उसके बावजूद भी नहीं समझ आ रही कि प्रदेश के लड़ाई लड़ने वाले दल के अंदर नेतृत्व का अभाव, दूरदर्शिता का अभाव, मुद्दों की समझ, वर्तमान परिस्थितियां, भविष्य की योजनाओं को लेकर जिस तरह से एक बहुत बड़ा सिफर नजर आ रहा है। तो हमने पहले कहा, इतने हम गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अरुण जी ने उसे पूरा, अगर मान लीजिए जो चीजें अरुण जी ने कही वो हमारे भी मन में थी, लेकिन अगर वो चीजों को विस्तार से हम कहते तो वो एक राजनीतिक भाषा हो जाती। तो वो बहुत अच्छा हुआ कि अरुण जी ने उन सब चीजों को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करा। इतने अहम मुद्दे के ऊपर भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि, भाई ये हमारे यूकेडी के भाई ये क्यों नहीं समझते कि भाई आप ही के भविष्य की सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए भविष्य का उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की सुरक्षा की दृष्टि से अगर कुछ चीजों को करना आवश्यक है तो लेकिन भगवान भरोसे ही है आपकी नीति और रीति। तो निश्चित तौर पर इस पे क्या कहा जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते प्रदेश की अस्मिता और प्रदेश के मुद्दों और संस्कृति को किसी भी तरह से ना वर्तमान में कोई आघात पहुंच सकता है और ना भविष्य में पहुंचने दिया जाएगा, जब तक
हम सब लोग जिंदा हैं तो निश्चित तौर पर अपने प्यारे उत्तराखंड के लिए, अपनी प्यारी उत्तराखंड की माटी के लिए इन मुद्दों पर इसी तरह से सजग रहेंगे और एक सजग प्रहरी ठीक की है तरह। जतिन जी लौटेंगे आपके पास। शिव प्रसाद सेमवाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सेमवाल साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी हाँ जी। सेमवाल साहब, अभी आज अर्बन नक्सलवाद को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक मुद्दा था डेमोग्राफिक चेंज, इस पर भी कुछ राजनीतिक दलों के प्रवक्ता, खासतौर पर जो विपक्षी दल थे, उनकी ओर से कहा गया कि इन सबको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये नए मुद्दे क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है? मुझे लगता है कि डेमोग्राफिक चेंज और जैसे मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा भाई ये उत्तराखंड राज्य है, 25 साल इसे बने हो गए हैं। इस राज्य को बनाने का जो औचित्य था वो पूरा नहीं हुआ। पलायन बढ़ा है, शिक्षा की हालत और खराब हुई, स्वास्थ्य की हालत और खराब हुई, सड़कों की दुर्दशा और ज्यादा हुई। तो जब लोग अपने हक हकूक मांग रहे हैं और अपनी सुविधाएं मांग रहे हैं, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो इन चीजों को किसी न किसी टर्मिनोलॉजी के आधार पे आप नकार देते हो। किसी को माओवादी कह दो, किसी को अर्बन नक्सल कह दो, किसी को जिहादी कह दो, किसी को कुछ कह दो, ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि चीजों अभी भी उत्तराखंड में स्थितियां उतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है और अभी भी हमें लगता है कि बीजेपी ट्रिपल इंजन है। अभी भी हमारी उम्मीदें बाकी हैं। लगातार दूसरी बार आप जीत रहे हो, तीसरी बार आप 2027 में भी जीतने की तैयारी को लेकर के आप हो, और कम से कम आम आदमी को इतनी तो उम्मीद आपसे करनी चाहिए भाई कि आप चीजों को नकार रहे हो। जिन लोगों ने आपको चुना उन्हीं को आप कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि चीजों को, अगर आप जिम्मेदार हैं, दोबारा से जनता ने आपको चुनाया और आप हैट्रिक बनाने के लिए आप दावे कर रहे हो, तो कम से कम जिम्मेदारी तो दिखाइए, समस्याओं को अड़िए, तो समस्याओं को सॉल्व तो करिए। ऐसे नकारने से क्या ठीक हो जाएगा बताइए आप? ठीक है, जपेन जी जवाब दे रहे हैं, उनका जल्दी से जवाब सुनते हैं। जपेन जी जल्दी से। शिव प्रसाद जी, आप तो एक पत्रकार भी हैं और आप तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर यूकेडी से किनारा भी कर चुके हैं। एक आपने अलग दल बना लिया। भाई आप तो कम से कम संजीदगी के, आपसे हम उम्मीद ये करते हैं कि आपकी संजीदगी और भविष्य की योजनाओं को लेकर जो आपके सुझाव हैं, उन सुझावों की दृष्टि से तो सरकार काम कर ही रही है, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उन अच्छी चीजों को कम से कम हम अच्छा कहें। हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं है। हमारे सीमावर्तीय पर्वतीय उत्तराखंड के लिए बहुत दूर की सोच और भविष्य की योजनाओं के अनुरूप अगर हम लोग ऑन स्क्रीन बात नहीं करेंगे तो जनता ही कारण बनेंगे। ठीक है, देखिए उम्मीद यही है कि नए टर्म्स का इजाद कम से कम प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से तो नहीं किया जाएगा। आम जनता के हित की बात कीजिए, जो आम जनता से जुड़ी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए अगर आप चीजें लेकर आएंगे, उनको मुद्दा बनाएंगे चुनाव में, तो जनहित कम से कम जुड़ा रहेगा उसमें। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त की कमी के चलते मैं अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे अर्बन नक्सल को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा चुनाव में एक बार फिर से छेड़ दिया गया है। स्काईक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।